Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th January 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about rising inequality due to pandemic. And this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. तो देखिए, हाल फिलहाल में एक सर्वे कराई गई है. इस सर्वे को कराया है एक मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है प्राइस, पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज़ कंज्यूमर इकोनॉमी. ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये सर्वे का जो आउटकम है वो आप याद रख सकते हैं और आप इसको एस्से में या इंडियन इकोनॉमी के किसी आंसर में कोट कर सकते हैं. तो देखते हैं इस सर्वे में क्या ट्रेंड बताया गया है अबाउट द इंडियन इकोनॉमी पोस्ट पैंडेमिक. तो पैंडेमिक के कारण इंडियन इकोनॉमी के जो ट्रेंड देखे जा रहे हैं उसको इस सर्वे में बताया गया है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है इस सर्वे में कि द रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर ड्यू टू पैंडेमिक. तो जो इनइक्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है. पैंडेमिक के बाद जो फॉर्मल इकोनॉमी है या जो रिच लोग हैं उनके कमाई के जरिए और बढ़ गए हैं या फिर वो लोग रिकवर कर गए हैं, लेकिन जो पुअर पॉपुलेशन है वो रिकवर नहीं कर पा रहा है. आप इस डाटा से आप इसके बारे में पता लगा सकते हैं. सर्वे ने ये डाटा कोट किया है. तो जो 20% जो सबसे गरीब लोग हैं, नीचे से 20% लोग, अगर उनकी इनकम देखी जाए तो उनकी इनकम थी, अगर 5 लोगों का एक परिवार मान लिया जाए तो उनकी इनकम थी 2015-16 में 1,37,000 रुपये पूरे साल भर का. तो जो नीचे के 20% लोग थे उनकी इनकम ऐसे 1,37,000 रुपये और वो घट करके आ गई 65,000 रुपये में आफ्टर द पैंडेमिक. तो 2015-16 में जो इनके परिवार का इनकम हुआ करता था उससे लगभग 53% डिक्लाइन हो गया है अगर हम उनके परिवार की इनकम को कंपेयर करें इन द ईयर 2020-21. तो जो नीचे के सबसे गरीब लोग हैं, 20% जो गरीब लोग हैं, उनकी इनकम 2015-16 के तुलना में लगभग 50% से भी ज़्यादा कम हो गई है. वही उसके बाद के 20% लोगों की बात की जाए तो उनकी भी इनकम कम हुई है 2015-16 की तुलना में 2020-21 में, लेकिन वो लगभग 33% कम हुई है. फिर बीच वाले जो 41 से लेकर के 60% वाले लोग, इनकी भी इनकम कम हुई है लेकिन लगभग 9% के आसपास इन 2020 एज़ कम्पेयर टू द ईयर 2015-16. लेकिन जो ऊपर के 40% लोग हैं, यानी कि 61% से लेकर के 80% लोग, इनकी इनकम बढ़ी है इन द ईयर 2020 एज़ कम्पेयर टू द ईयर 2015-16 और वो 7% के आसपास बढ़ी है. जबकि जो टॉप के रिच लोग हैं, 20% जो सबसे ऊपर रिच लोग हैं, उनकी इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और 2015-16 की तुलना में 2020-21 में उनकी इनकम लगभग 40% के आसपास बढ़ी है. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं. अगर ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर लोगों की जो हाउस होल्ड इनकम है वो माइनर तरीके से बढ़ी है. 5 लोगों का परिवार अगर मान लिया जाए तो 5 लोगों के परिवार का एवरेज इनकम हमारे देश के अंदर 2015-16 में था 83,574, जो बढ़ करके लगभग 99,184 हो गया है. सो टोटल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड. तो ये तो पहला इम्पैक्ट हो गया कि अमीर लोग और ज़्यादा रिच हुए हैं, उनको पैंडेमिक से कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन गरीबों को बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इस पैंडेमिक के कारण. क्यों इस तरह का इम्पैक्ट आया है, क्यों अमीरों पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है बट गरीबों पे ज़्यादा असर पड़ा, उसका कारण भी इन्होंने बताया है कि जो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेज़ के वर्कर्स थे उनको सबसे ज़्यादा असर हुआ है, क्योंकि स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेज़ को बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट उठाना पड़ा है पैंडेमिक के कारण. वो ऑनलाइन काम नहीं कर पाए क्योंकि डिजिटलाइजेशन नहीं था, फॉर्मलाइजेशन नहीं था. इसी कारण से ज़्यादातर जो जॉब लॉसेज हुए हैं वो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेज में हुए हैं या कैजुअल लेबर सेगमेंट में हुए, जबकि लार्ज कंपनीज में कोई बहुत ज़्यादा जॉब लॉस नहीं हुए हैं. एंड दैट इज़ वेयर द मोस्ट ऑफ द इम्पैक्ट हैज़ टू बी और वेयर फेस्ड बाई दीज पुअर पीपल rather than the rich people who have been mostly employed in the formal sector. अगर रूरल और अर्बन एरिया में बात की जाए तो अर्बन एरिया में रहने वाले जो गरीब लोग थे उनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है,
क्योंकि रूरल एरियाज़ में लॉकडाउन बहुत स्ट्रिंजेंट तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ फिर भी चलती रहीं इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन। वहाँ पे एमजी नरेगा के अंतर्गत लोगों को काम फिर भी मिलता रहा इवन ड्यूरिंग द स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन जो हमने देखा था इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून ऑफ द ईयर 2020। और इस कारण से रूरल एरियाज़ के लोगों पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है वो अर्बन एरिया में रहने वाले जो पुअर नीचे के 20% लोग थे उनके जीवन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड एसोसिएटेड लॉकडाउन। उसके अलावा विमेन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है ऑफ द पैंडेमिक एंड कॉज्ड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल विमेन के अगेंस्ट वायलेंस के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि मेन एंड वीमेन हैव बीन फोर्स्ड to stay in the same house. So naturally over a period of time because of the patriarchal mindset of men across all the third world countries in general, वो women के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, सब्जुगेशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़े हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। उसके अलावा इंडिया का अगर आप डाटा देखिए तो 13 मिलियन वुमेन यानी कि लगभग 1,30,00,000 वुमेन हैव नेवर रिटर्न टू द वर्कफोर्स। तो एक बार पैंडेमिक के बाद धीरे धीरे जब इकोनॉमिक खुलने भी लगी है उसके बाद भी वीमेन आर नॉट रिटर्निंग टू द वर्क फोर्स। अबाउट 20 मिलियन गर्ल्स, लगभग 2 करोड़ जो गर्ल्स हैं, एक बार लॉकडाउन के कारण जो स्कूल्स बंद हुए तो घर में उनको कामकाज में लगा दिया गया, चूल्हा और किचन के काम में लगा दिया गया। अब दीज अबाउट 20 मिलियन गर्ल्स और 2 करोड़ गर्ल्स आर नॉट रिटर्निंग टू द स्कूल वंस द स्कूल्स आर ओपनिंग आफ्टर द पैंडेमिक। तो इस कारण से ये जो सर्वे है, प्राइस सर्वे है, ये कहता है कि इंडिया के अंदर जो जेंडर इक्वालिटी के लिए जो काम अभी तक हो रहा था उसको बड़ा झटका लगा है और लगभग 135 साल हम पीछे हो गए हैं। इट विल टेक एटलीस्ट 135 ईयर्स इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द सेटबैक दैट जेंडर इक्वालिटी प्रोसेस और प्रोग्रेस हैज़ गॉट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। अब ये 135 साल का ये फिगर ये कहाँ से निकाल करके ले आए हैं, कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया है वो तो नहीं बताया इन्होंने, बट दे हैव गिवन दिस डाटा। सो अगर कभी विमेन रिलेटेड सवाल आ जाए कि पैंडेमिक का क्या असर पड़ा है विमेन पे या गरीब लोगों पे, तो आप उसमें ये सब डाटा कोट कर सकते हैं। अगर आपको याद रहे नाम तो ये प्राइस एजेंसी का भी नाम याद रखना, आप इसको कोट कर देंगे और वीमेन को लिख देंगे कि जेंडर इक्वालिटी पे इनके हिसाब से 135 साल का नुकसान हुआ है, तो फिर यू विल फेच बेटर मार्क्स। तो ओवरऑल कंक्लूजन देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि पैंडेमिक ने सारे सेक्टर को बराबर तरीके से इम्पैक्ट नहीं किया है। कुछ सेक्टर पे ज़्यादा असर पड़ा है, कुछ पे कम, यानी कि जो फॉर्मल सेक्टर थे उस पर कम इम्पैक्ट पड़ा है जबकि इनफॉर्मल पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो विमेन के ऊपर ज़्यादा असर पड़े हैं, निगेटिव्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, क्योंकि कई सारे गर्ल्स की एजुकेशन छूट गई, बहुत सारी विमेन की नौकरियां छूट गई जो दोबारा नौकरियों पे जा नहीं पा रही हैं क्योंकि अब वो शहरों से गांव में चली गई हैं, वहाँ पे उनको काम अपने गांव में नॉर्मल घर के काम में लग गई हैं। सो दिस इज़ हाउ विमेन के ऊपर इकोनॉमिक हो या सोशल इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा है। पोस्ट पैंडेमिक जो रिकवरी भी हो रही है इकोनॉमी की वो यूनिफॉर्म तरीके से नहीं हो रही है। कुछ सेक्टर में बेटर रिकवरी है जबकि कुछ सेक्टर में उतनी अच्छी रिकवरी नहीं है। तो इसी को कहा जा रहा है के शेप रिकवरी। जो रिच लोग थे वो और रिच होते जा रहे हैं और वो बेहतर रिकवर कर रहे हैं आफ्टर द पैंडेमिक, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम अब ऑगमेंट नहीं हो रही है, दे आर नॉट एबल टू पिक अप इवन आफ्टर द पैंडेमिक। इसी को कहा जा रहा है के शेप्ड रिकवरी। तो प्रायर टू कोविड सब लोगों की हालत कुछ इस तरह के थे। कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन लगे तो द एंटायर इकोनॉमी केम डाउन सडनली, लेकिन उसके बाद से कुछ एक सेक्टर हैं जो पिकअप कर रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर, रिटेल, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, दे आर पिकिंग अप। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो डिक्लाइन कर रहे हैं, जो पिक नहीं कर पा रहे हैं उसमें। और उसके अलावा अगर इन जनरल बात की जाए तो फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयज़ वो पिकअप कर रहे हैं अब धीरे धीरे, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयज़ या कैजुअल लेबरर्स उनकी हालत या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अभी भी सुधर नहीं रही है। इसी को कहा जाता है के शेप्ड रिकवरी। के शेप्ड रिकवरी इज द वन इन विच द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी डाइवर्जेज लाइक द टू आर्म्स ऑफ द लेटर के। कुछ लोग बेहतर रिकवर कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। और यही देखा है आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जो यूपीएससी मेंस हुआ उसमें उन्होंने वी शेप्ड रिकवरी पे मेंस में सवाल पूछ लिया पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी में। हो सकता है आने वाले टाइम में आपसे के शेप्ड रिकवरी पूछ लिया जाए। एपीएससी में भी आप ये के शेप्ड रिकवरी का जिक्र कर सकते हैं आने वाले मेंस में। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about National Voters Day and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. So National Voters Day हर साल 25 जनवरी को यानी कि आज के दिन
मनाया जाता है और नेशनल वोटर्स डे 2011 से मनाया जा रहा है। 25 जनवरी का क्या सिग्निफिकेंस है ये भी समझिए। 25 जनवरी 1950 यानी कि आज के दिन 1950 को इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था। सो इट इज़ फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया और इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे की तरह मनाते हैं। 2022 का जो नेशनल वोटर्स डे है इसका थीम है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। और इलेक्शन कमीशन नेशनल वोटर्स डे के अवसर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर साल किसी न किसी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड देते हैं। तो इस साल का यानी कि बीता हुआ साल के लिए अवार्ड इस साल मिल रहा है 2022 को। तो इस साल चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ असम को सेलेक्ट किया है फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड ऑफ 2021। तो ये बात इंपॉर्टेंट है एज फार एज प्रीलिम्स ऑफ APSC इज कंसर्न। तो आने वाले APSC PT के लिए टर्म या ये फैक्ट याद रखना कि द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ असम हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2021 बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। और यहाँ पे जो हम आइडियाज डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपसे हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ले, मुझे नहीं लगता है मेंस में आएगा। एक बार देखते हैं क्या न्यूज़ है। तो देखिए एक हिम है, एक आप कह सकते हैं पंक्तियाँ हैं, अबाइड विथ मी। इसको लिखा है स्कॉटलैंड के एक पोएट हेनरी फ्रांसिस लाइट ने। ये नाम याद रखना PT पर्सपेक्टिव से। तो स्कॉटिश नेशनल पोएट हेनरी फ्रांसिस लाइट ने लिखा है ये हिम अबाइड विथ मी। ये महात्मा गांधी को बहुत पसंद था, इट वाज वन ऑफ हिज पर्सनल फेवरेट। उसके बाद से हुआ क्या कि हमारी जो रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन होती है वो 3 दिन चलती है, 26 जनवरी से लेकर के 26, 27, 28, 29 तक चलती है। और जो आखिरी सेरेमनी होती है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में 29 जनवरी को, उसको कहा जाता है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। इस तरीके से बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है जिसमें म्यूजिक बजाया जाता है। तो जब से रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं उसमें ये जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है उसके अंदर ये जिस हिम की मैंने बात की है अबाइड विथ मी, जो हेनरी फ्रांसिस लाइट ने लिखा था, महात्मा गांधी का काफ़ी फेवरेट था, यही बजाया जाता था। लेकिन 2022 में भारत सरकार ने फैसला लिया है कि इट विल रिप्लेस दिस अबाइड विथ मी विथ सॉन्ग अ मेरे वतन के लोगों। तो इस बार से आज से 2022 से यानी कि इस बार जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होगी 29 जनवरी को, उसमें ये हेनरी फ्रांसिस लाइट का ये अबाइड विथ मी नहीं बजा करके बजाया जाएगा ए मेरे वतन के लोगों। और आगे से यही गीत ए मेरे वतन के लोगों ही बजाया जाएगा हर साल रिपब्लिक डे के बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के अवसर पे। ये जो ए मेरे वतन के लोगों गीत है ये लिखा है कवि प्रदीप ने और इसको उन्होंने लिखा था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइनो इंडिया वॉर ऑफ 1962। तो इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम एनवायरमेंट सेगमेंट, इट इज अबाउट ऑल इंडिया टाइगर एंड मेगा हर्बीवोर एस्टिमेशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फॉर एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए आपको पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत हर 4 साल पे टाइगर सर्वे कराया जाता है और प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत हर 5 साल पे एलिफेंट सर्वे कराया जाता है। तो पिछला जो टाइगर सर्वे हुआ था वो 2018-19 में हुआ था। तो अब अगला टाइगर सर्वे का टाइम आ चुका है। हर साल आप देखिए 4 बार अभी तक टाइगर सर्वे हो चुके हैं। जो 2022 वाला टाइगर सर्वे होगा दैट विल बी 5th टाइगर सर्वे। 2006, 2010, 14 और 18 हर बार टाइगर्स के नंबर्स बढ़े हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ ए गुड न्यूज़। तो मुद्दा ये है कि अब 4 साल पूरे हो गए 2018 का टाइगर सर्वे के बाद अब 2022 में फिर से टाइगर सर्वे शुरू किया जा रहा है और हर 5 साल पे एलिफेंट सर्वे कराया जाता है। तो पिछला एलिफेंट सर्वे कराया गया था 2017 में। उस टाइम में पाया गया था लगभग हमारे देश के अंदर 29,964 29,964 एलिफेंट्स हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा एलिफेंट हैं कर्नाटका में, उसके बाद असम पे। तो असम है सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स। तो मुद्दा ये है कि हर 5 साल पे होता है एलिफेंट सेंसस, हर 4 साल पे होता है टाइगर सेंसस।
तो 2017 में हुआ था एलिफेंट सेंसस, 2018 में हुआ था टाइगर सेंसस, तो 2022 में एलिफेंट और टाइगर सेंसस दोनों ही होने वाले हैं। फिर भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने फैसला लिया कि इस बार एलिफेंट और टाइगर सेंसस एक साथ कराएंगे और आगे से एलिफेंट और टाइगर सेंसस एक साथ ही कराते रहे जाएंगे। तो अब इस बार मुद्दा यह है कि एलिफेंट और टाइगर सेंसस को मर्ज कर दिया गया है और आगे से एलिफेंट और टाइगर सेंसस साथ में ही कराया जाएगा और इसका नाम रख दिया गया है ऑल इंडिया टाइगर एंड मेगा हर्बीवोर एस्टिमेशन। इसके अंदर कैसा है कि टाइगर, एलिफेंट और गौर, इन तीनों का सेंसस यानी कि गिनती एक साथ कराई जाएगी और हर 4 साल पे अब कराई जाएगी। तो 2022 में होगा और ये जो सेंसस होगा उसका नाम होगा ऑल इंडिया टाइगर मेगा हर्बीवोर एस्टिमेशन, फिर 2026 में होगा, इस तरीके से होगा। करंट न्यूज़ ये है कि ऑल इंडिया टाइगर एंड मेगा हर्बीवोर एस्टिमेशन हैज़ बिगन फ्रॉम बांदीपुर एंड नागरहोल टाइगर रिजर्व ऑफ कर्नाटका। ज्वाइंट सर्वे से फ़ायदा क्या होगा? कॉस्ट सेविंग होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि 90% एरियाज जो हैं टाइगर और एलिफेंट्स के वो कॉमन है। जहाँ जहाँ टाइगर होता है ज़्यादातर वहाँ पे एलिफेंट्स भी होता है। तो एक ही बार में दोनों का सर्वे हो जाएगा। जो भी टेक्निकल मेथड्स हैं, जैसे कैमरा ट्रैप्स लगाए जाते हैं जगह जगह पे कैमरा, या डंग सैम्पलिंग जिसमें डंग का काउंटिंग किया जाता है, तो डंग एक बार में डंग सैम्पलिंग होगी तो एलिफेंट के डंग, टाइगर के डंग और गौर के डंग सबको एक साथ सैम्पलिंग कर ली जाएगी तो पता चल जाएगा। तो अलग अलग सर्वे करने से, अलग अलग सेंसस करने से ऑफ कोर्स खर्चा ज़्यादा है। तो इससे अच्छा है कि दोनों सबकी सर्वे जो है या सेंसस एक साथ मर्ज कर दी जाए। इसी कारण से सरकार ने फैसला लिया है कि टाइगर, एलिफेंट और गौर के सेंसस एक साथ कराए जाएंगे। उसके अलावा एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है पीटी पर्सपेक्टिव से, स्पेशली फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, तो याद रखना है आपको, वो है एम स्ट्राइप्स। तो इस बार कैसा है कि एम स्ट्राइप्स ऐप का भी इस्तेमाल किया जाएगा इस सेंसस के अंतर्गत, स्पेशली फॉर टाइगर सेंसस। एम स्ट्राइप्स का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो एम स्ट्राइप्स नाम याद रखना, सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा कि एम स्ट्राइप्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें कैसा है कि इस बार जितना भी टाइगर सेंसस किया जाएगा, जहाँ जहाँ से जो नंबर आते जाएंगे वो एम स्ट्राइप्स ऐप पे अपडेट किया जाता रहेगा। तो दिस इज़ हाउ दिस एम स्ट्राइप ऐप विल इंश्योर कि डाटा रिगार्डिंग टाइगर सेंसस इज डिजिटाइज्ड एज वेल एज एवरी डाटा इज अपलोडेड इन रियल टाइम बेसिस, जैसे जैसे सेंसस होता रहेगा। The next article taken from Assam segment is about Chlorophytum assamicum. Chlorophytum assamicum. I'm so sorry, it's Chlorophytum assamicum. ठीक है, तो ये प्लांट का नाम है, इसका साइंटिफिक नाम है क्लोरोफाइटम assamicum. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। क्या न्यूज़ है देखते हैं। तो एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट है, इसका नाम है, टेक्निकल नाम, साइंटिफिक नाम क्लोरोफाइटम assamicum, जो हमारे स्टेट आसाम के बस एक ही जगह पे पाया जाता है, बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट के बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट में। ये जो क्लोरोफाइटम assamicum प्लांट है ये काफ़ी यूनिक है और इनफैक्ट इसकी डिस्कवरी 2019 में की गई थी बाय रिसर्चर्स ऑफ इंडिया एंड रसिया। ये हाल फिलहाल में बार बार न्यूज में इसलिए निकल के आ रहा है क्योंकि दिस क्लोरोफाइटम assamicum प्लांट इज़ फेसिंग एक्सटिंक्शन थ्रेट। इसके बस 11 ही प्लांट्स अब बच गए हैं और एनीवे इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो अगर ये 11 प्लांट्स भी अगर हम सेव नहीं कर पाए तो इट विल गेट कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट। इसी कारण से ये बार बार न्यूज़ में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले APSC PT में आपसे इस क्लोरोफाइटम assamicum नाम का प्लांट से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, क्लोरोफाइटम assamicum. The next article is again taken from Assam segment. It is about US President Lifetime Achievement Award. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए, न्यूयॉर्क बेस्ड एसमीज एथनिसिटी की वुमेन है रीता ककाती शाह। इनको हाल फिलहाल में US प्रेसिडेंट जो बिडेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है फॉर कम्युनिटी सर्विस एंड वॉलंटियरिंग सर्विस अक्रॉस द वर्ल्ड। शी इज़ फाउंडर ऑफ an organization UMA is engaged in women empowerment across the world. तो लंदन न्यूयॉर्क में रहती हैं, UMA नाम का ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है पूरे दुनिया भर में। इनका नाम आप याद रख लीजिए, PT में भले पूछे ना पूछे, मेंस में APSC मेंस में अगर कभी सवाल आ जाए एसएमईज डायस्पोरा पे तो इनका नाम आप जरूर लिख देना। यू कैन मेंशन हर as one good example of SMEs diaspora who has made significant contribution across the world, Rita Kakati Shah.
कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड पराक्रम दिवस उन्हीं के नाम के बाद बनाया जाता है, बट ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बोथ 1938 एंड 1939, सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड ही डिड नॉट फॉर्म इंडियन नेशनल आर्मी, इट वॉज मोहन सिंह, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. And which of the following is not all India services? Correct answer will be option C, Indian Foreign Services. That's all from our side for today. Thanks for watching.